जब नीरज ने नरेशन दिया था स्क्रिप्ट का 2 साल पहले, तो मुझे अपने कैरेक्टर से तो प्यार हो ही गया था, शालू गुप्ता का। 2 साल पहले, हाँ जी। तो लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी कैरेक्टर्स भी क्या हैं, क्योंकि जब कोई फिल्म देखने आता है तो सिर्फ आपके ट्रैक के लिए देखने नहीं आएगा। और मेरे लिए एक्साइटिंग यही था कि जो देवी का कैरेक्टर है, जो दीपक का कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे ये फिल्म करनी ही करनी थी अपने कैरेक्टर के लिए और बाकी सबके कैरेक्टर के लिए। एज अ फिल्म स्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और ये एक ऐसी कहानी थी जिसका मैं हिस्सा होना चाहती थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 2 साल पहले इसको हाँ बोल दिया, और जिससे कि अब ये रिलीज़ हो रही है। वो कहते हैं ना कि मुझे मुकेश चावला जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस से फ़ोन आया था एक ऑडिशन के लिए, लीड के लिए। तो मैंने ऑडिशन दिया था, 2 सीन्स किए थे। एंड फिर उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे नीरज का फ़ोन आया था। बनारस में थे वो, रेकी कर रहे थे, एंड वहाँ से उनका फ़ोन आया। तो पहले आधा घंटा उस कॉन्वर्जेशन में नीरज ने वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ वहाँ की पूरी बातें की। तो मैंने कहा चलो ये बहुत ही स्वीटली अब मना करने वाले हैं कि यार दोस्त अब नहीं होगा, अगली बार काम करते हैं। बट तभी उन्होंने वो न्यूज़ दी मुझे कि सो यू आर लॉक्ड फॉर द फिल्म और तू मेरा दीपक है। एंड मैं बिल्कुल चुप रह गया था। एंड मैंने एक डायरेक्टर से, जो एक एक्टर सबसे स्टूपिड चीज़ पूछ सकता था, मैंने पूछी। मैंने कहा नीरज आर यू श्योर? एंड वो हंस पड़े थे बिल्कुल कि यार तो डायरेक्टर से ऐसे कैसे पूछ सकता है। तो खैर मुझे ऐसे फिल्म मिली थी, बट जब मुझे मिली थी तो मैं एक्साइटेड बहुत था, क्योंकि एक लीड में फिल्म मिली थी। एंड जिस तरीके से जब ऑडिशन हुआ था, मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दिया गया था कि ये बनारस बेस्ड कहानी है। बनारस में एक ऐसा लड़का है जो शमशान घाट में काम करता है, एंड मैं बॉम्बे का लड़का, पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हुआ, तो मेरे लिए वो बिल्कुल अलग दुनिया थी। तो जब मुझे फिल्म मिल भी गई और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब तो मुझे दीपक प्ले करना है, तो एक काइंड ऑफ नर्वसनेस भी थी कि पता नहीं मैं ये कैसे कर पाऊँगा, उस कैरेक्टर को मैं कैसे जस्टिस दे पाऊँगा। बट थैंकफुली जब प्रोसेस शुरू हुआ, एंड नीरज और वरुण हमारे राइटर जो हैं, वो दोनों को इतनी गज़ब क्लैरिटी थी अपने किरदारों को लेकर, अपनी स्टोरीज़ को लेकर, अपने उस दुनिया को लेकर, कि उनसे बातचीत करते करते उनसे जितना मैं सुन सका, जितने उनसे बातचीत कर पाया, तो उनकी स्पेस इतनी क्लियर थी उन सब मामलों में कि हमारे लिए एज न्यू एक्टर्स काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था कि बस हमें डायरेक्टर और राइटर को ब्लाइंडली फॉलो करना था, उनके विजन को, और उन्होंने जो एक स्पेस बनाया था उसके उस दायरे में बस हमें रहना था। तो हमारे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग रोल था, बट थैंक्स टू आवर डायरेक्टर एंड राइटर वो काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया था हमारे लिए। ये फील कब हुआ कि लाइफ में अब कुछ तो चेंज आने वाला है, जब आपके कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा या नीरज जी ने बताया कि अब आपको करना है? ये एक्चुअली कभी ऐसा एक कुछ फील हुआ कि अब लाइफ में बदलाव आने वाला है, सारी दुनिया से हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आने वाले हैं? नहीं, जब आप इतने सालों से आप एक्टिंग की तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, ऑडिशंस रोज़ देते हो, 5-5 6-6 ऑडिशंस, कभी रिजेक्ट होते हो, कभी सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी बार लगता है कि होप्स क्रिएट कर देती हैं कि अरे यार अब तो कुछ अच्छा होगा। एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि ये हमेशा जब से मसान की जर्नी शुरू हुई है, इट्स ऑल बीन पॉजिटिव, इट्स ऑल बीन गुड। बिकॉज मसान के लिए आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि चीज़ें बदलें नहीं बदलें वो तो एक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट एज एन एक्टर और एज ए ह्यूमन भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से। एंड मैंने बहुत कुछ क्या सिर्फ पाया ही पाया इस फिल्म से। सो वो तो हमेशा से वो तो रहेगा ही कि दुनिया चेंज ना हो, पर मुझे कहीं ना कहीं उसने चेंज किया है फॉर द बेटर। सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जी रियलिटी होनी चाहिए, जी। दिखना चाहिए। वर्कशॉप्स एक तो होती हैं जो डायरेक्टर और आप राइटर्स के साथ करते हैं, जो कि हमारी यहीं पे ऑफिस फैंटम के ऑफिस में हुई थी, जहाँ पे अगर जैसे फ़ोन कॉल का सीन है कि दीपक और शालू फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं अंदर होती थी या विकी अंदर होता था और दूसरा जो फ़ोन पे बात करे वो बाहर होता था। तो कभी एक्टिंग नहीं थी, हमेशा अगर आप फ़ोन पे बात करें तो फ़ोन पे बात करें, या फिर अगर आप बाइक पे बैठे हैं तो लिटरली अरेंजमेंट ऐसा होता था कि हम लोग बाइक पे बैठे हुए हैं। तो हमने सारे सीन्स यहाँ पे रिक्रिएट किए थे ऑफिस में, और फिर सब भूल गए थे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचते रहते हो तो फिर आप ज़्यादा ही घुस जाओगे और फिर आप इतने रिजिड हो जाते हो कि जो इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं वो आप करते नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर्स पे काम किया। सबका अलग अलग तरीका था, क्योंकि सबके बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी किसी का शैडो दूसरे पर नहीं पड़ रहा है। तो जैसे मेरा कैरेक्टर, उनको शायरी बहुत पसंद है, तो मैंने शायरी की किताब वरुण से पूछ के कि शालू कौन सी शायरी पढ़ेगी, तो मैंने वो किताबें लेके शायरी पढ़ने की कोशिश की थी। और मैं जो मूवी में भी है तो शालू
मैसेज करती है या शायरी सुनाती है दीपक को, तो मैं विकी को बड़ी मुश्किल से हिंदी में एक शायरी हाँ, अगर हमें सुनाना चाहिए या इन्हें अगर सुनाना चाहिए। ओहो प्लीज ये तो इरशाद अगर- इरशाद। वो नीरज ने क्या बनाई थी बुलसा लाल कपड़ा नहीं फिल्म का ही सुना था ना। यार कोई फिल्म की जो फिल्म के अंदर हो हमें देखने को मिले। ये ऐसे नहीं स्टार्टिंग क्या था उसका तुम शायरी तो शायरी का भी आता पता नहीं है। या फिर कोई दूसरी जो आपको याद नहीं हो, नहीं वो आपकी ऐसे जुबान एकदम पे। से भी ये शायरी का साउंड क्या है मुसाफिर है अभी मुसाफिर तुम किसी मोड़ पे अरे यार तो ये बोल तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल से थरथराता हूँ एक जंगल है तेरी आंखों में। ये तो हाँ भाई देखिए मैंने सिखाया है दीपक को इसमें अच्छा मैं चाहूंगी की शायरियों से मैं चाहूंगी कि देखिए इस फिल्म में मैंने दीपक को बहुत सारी शायरियाँ सुनाई हैं तो ये दीपक सुनाएंगे आपको सारा बिल चलिए आपके बोलो। ऊपर सारा बिल हमारे पे फटेगा। तो ये एक शायरी है जो शालू दीपक को सुनाती है पर आज दीपक का अनफॉर्चुनेटली टेस्ट है कि दीपक कितने अच्छे से शायरी बोलेगा दीपक के पूरे ऊपर से निकल जाता है। ये करियर का सबसे But- बड़ा एग्जाम। तो शायरी ऐसी थी कि तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जिसमें राह भूल जाता हूँ। वाह 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 दुष्यंत आप कुमार जी की पास हो शायरी है। गए पास हो गए। पास हो गए I think, नीरज ने मुझे मेरे घर आके बताया था कि उसने एक अलग एक स्क्रिप्ट लिखी है गैंग्स वासीपुर में। नीरज एडी थे और मेरी भी पहली बड़ी फिल्म थी, तो साथ में हमने काम किया। तो मुझे पता था नीरज कुछ लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मसान लिखी तो मैं इमीडिएटली तैयार हो गई। उसके बाद फिल्म को बनने में करीब 2 साल लग गए। फिर से करो। हेलो माइक चेक 1 2 3 चेक चेक चेक। अच्छा ओके निशा जी, जब ये फिल्म आपको बताएगी कि मसान इस तरह की फिल्म करनी है जो कि बनारस के रियल बेस्ड पर है, तो क्या कुछ फीलिंग थी और कितने एक्साइटेड थे आप फिल्म को लेकर? देखिए, रियल लोकेशन पे कभी भी फिल्म शूट करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और नीरज गैंग्स ऑफ वासीपुर पे एक असिस्टेंट थे। मुझे पता था उनकी सेंसिबिलिटी किस तरह की है और वो कैसी फिल्म बनाएंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हुई उनके साथ काम करके। मुझे पता था वो कुछ खास ही लिखेंगे। फिल्म को बनने में मतलब फंडिंग ढूंढने में 2 साल करीब लग गए, पर मैं उनके साथ थी। और अंत में जब फिल्म अभी बनी है तो काफ़ी सुंदर फिल्म बनी है। जी, कितना वर्कशॉप करना पड़ा इस फिल्म को लेकर, बिकॉज बनारस के रियल बेस्ड पर है और जिस तरह का ट्रेलर हमने देखा। नहीं, बनारस मुझे ज़्यादा वर्कशॉप नहीं करना पड़ा क्योंकि बनारस में गैंग्स ऑफ वासीपुर शूट हुई थी तो हम वहाँ करीब 3-4 महीने समय बिता चुके थे। दूसरी बात, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ। नीरज ने मुझे वर्कशॉप के बजाय कुछ फिल्में दी। और मेरा कैरेक्टर थोड़ा तन्हा है तो बाकी एक्टर्स की तरह मुझे साथ में मिलजुल के वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बहुत अलग किरदार था और उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए कुछ 7-8 फिल्में दी जो मैंने देखी, उससे अपना कैरेक्टर डेवलप किया। बाद में हम लोग बात करते थे, कभी रीडिंग करते थे, कैरेक्टर को समझते थे। तो ऐसे फिल्म बहुत एक ख़ास सी बन गई, उस अच्छी फिल्म बनी है। जी बिल्कुल। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अप्रिसिएट किया गया है, कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई। जब ट्रेलर आया तो लोगों ने एक कहा कि आई थिंक ये एक और फैंटम फिल्म से ये एक और फिल्म धमाका करने वाली है। जब इस तरह की चीज़ें आप सुनती हैं एज एन बीइंग ह्यूमन, तो क्या कुछ फील करती हैं ऋचा चड्ढा? मैं तो खुश होती हूँ क्योंकि मेरी शुरू से कोशिश रही है कुछ अलग करने की, अलग टाइप का सिनेमा, अलग टाइप के रोल। पर जितना बन पड़ता है उतना ही करते हैं। तो कभी कभी ऐसी फिल्म मिलती है करने के लिए एज एन एक्ट्रेस जिसमें इतनी रेंज हो, इतने सारे इमोशन एक साथ पोर्ट्रे करने हो, तो मैं बहुत खुश थी। और मैं इस बात से और भी ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया में रिलीज़ होने से पहले फ़िल्म को वर्ल्ड ओवर इतना अप्रिशिएट कर दिया गया है और अवार्ड्स जीत के आए हैं। हमें 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला और ये सब कैन में मिला, जहाँ सिर्फ सिलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आई थिंक पूरी टीम इस बात से बहुत खुश है। इनफैक्ट जब हमारी सिलेक्शन की रिपोर्ट आई थी तो हमने
ऑफिस में सब मिले थे, छोटा सा केक काटा था, नाच गाना किया था, क्योंकि हम उससे ही बहुत खुश थे। उसके बाद जो 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 आया हमारे हाथ, वो बहुत खुश नसीबी की बात है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को प्रमोट करना, जैसे कि हमने देखा कैंस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को दिखाया गया और कई सारे ढेरों सारे अवार्ड भी फिल्म को मिल रहे, अप्रिसिएट किया था। कितना मानती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म को प्रमोट करना एक अच्छा स्टार्ट होता है या एक अच्छा लेवल मिलता है फिल्म को? इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म ये आई मीन इट हैपन टू फॉल इन प्लेस। ऐसा हमने डिज़ाइन नहीं किया था। हमारी फिल्म तैयार हो गई, कैन की डेडलाइन आ गई, हमने वहाँ भेज दी, वहाँ सेलेक्ट हो गई, वहाँ अवार्ड जीत लिए। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हम फिल्म को पहले वहाँ दिखाएंगे। एक्चुअली अगर एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो फेस्टिवल्स में एंट्रीज नहीं कर सकती, तो इसलिए हमारे लिए टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लकी थे हम, और फिल्म भी बहुत लकी थी। तो अपने आप सब कुछ होता गया। और अभी फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज़ के लिए रेडी है, पर फ्रांस में रिलीज़ हो चुकी है और पूरी दुनिया में 20 टेरिटरीज़ में बिक चुकी है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। यस। ओके, तो रोज कैंस फिल्म फेस्टिवल में हमने आपको भी देखा है रैंप वॉक पे, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? बिकॉज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने अपनी मेन स्क्रीनिंग के लिए मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो मुझे लगा अपने कल्चर का कुछ पहनना चाहिए। और बहुत अच्छा गया, फैशन भी अच्छा रहा वहाँ सब। आई थिंक वहाँ पे फैशन से ज़्यादा वहाँ फिल्मों को तवज्जो देते हैं, पर यहाँ मीडिया को लगता है कि वो सिर्फ फैशन के बारे में है। पर फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा, हर तरह से बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल। जो इस फिल्म में श्वेता और त्रिपाठी और विक्की भी हैं, हमने जब उनसे बात की तो उनका ऐसा कहना है कि ऋचा चड्ढा से लगता ही नहीं है कि जब वो रोल बोला जाता है तो उनसे लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। वो अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट में चली जाती है और कट बोला जाता है तो फिर वो चली आती है। यंगस्टर जब इस तरह की बातें करते हैं, और यंगस्टर्स नहीं, मेरे हम उम्र ही हैं, बस मेरा करियर उनसे पहले शुरू हो गया। और हम सब यंगस्टर्स हैं और हम सब इंडस्ट्री में एक चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अच्छी फिल्मों का दौर है, अच्छे एक्टर्स का दौर है, और टैलेंट को बाहर लाने का दौर है। और विकी और श्वेता खुद बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आप विकी का डेब्यू देखेंगे फिल्म में तो आई वाज ब्लोन। मुझे लगता है सबसे अच्छी फिल्म में वही हैं। और श्वेता भी बहुत उनका बहुत प्यारा किरदार है फिल्म में। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कितनी उन्होंने खास एक्टिंग की है सबने फिल्म में। संजय मिश्रा जी भी हैं इस फिल्म में, जो कि जी बिल्कुल, थिएटर आर्टिस्ट माने जाते हैं। थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, पर वो एप्पल सिंह भी हैं, और वो नाखो देही के पिताजी भी हैं, और न जाने क्या क्या, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि उनको अब जाके इतना रिकग्निशन मिल रहा है। उनको इतने अच्छे कलाकार हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, पर हफ्ते दर हफ्ते काम करते हैं। अभी उनकी आई थी मिस तनकपुर हाजिर हो, फिर ये अब उनका एक और, मैंने आज किसी ने मुझे पोस्टर देखा, लगातार काम करते रहते हैं, और उनके साथ काम करने में बहुत 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 मज़ा आता है। जी बिल्कुल। इस फिल्म के अलावा क्या ये सब मतलब कैसे? ये ऐसे हुआ कि देखिए, वासेपुर के दौरान मैं रिचा को जान रहा था, और रिचा जो ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनमें एक काम के प्रति बड़ी होड़ है, और वो बड़ी सहज है अपने आप से, वो खुश हैं, जैसी भी हैं खुश हैं। और एक तो क्या है कि चूँकि हम इतनी मतलब रूटेड कहानी कह रहे थे, तो भाषा, कल्चर, लिहाज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और रिचा में वो था कि वो पुल ऑफ कर सके। संजय मिश्रा जी तो खैर बनारस के हैं, तो वो सारे लोग स्क्रिप्ट से जुड़ गए। स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी थी ना कि सबका जुड़ना स्वाभाविक हो गया था। जिसको हमने सुनाया, हमने ये बोला कि आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है तो हम काम करेंगे, तो वही हुआ। जब असिस्टेंट डायरेक्टर आप थे, तब आपने सोचा था कि पहली फिल्म एक इस तरह से डेब्यू करेंगे, कि इस तरह से धमाका करेगी, इस तरह से? कभी इस नहीं तरह से सोचा कुछ था। मैं आपको imagination? कह सकता है, अगर कभी ये भी नहीं कह सकता कि मैंने सपने में देखा था, सपने में भी नहीं देखा था ये देखो। क्योंकि मेरा था कि चलो फिल्म बनाते हैं, अगर फेस्टिवल गई तो अच्छी बात है, फेस्टिवल गया बस वहीं तक था मेरा। जी बिल्कुल। जीतना कभी नहीं सोचा था कि पहली बार किसी हिंदी फिल्म को कैन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिलेगा, वो एक बड़ा एक खुशी का वो देता है। लेकिन फिर भी मैं ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ कि वो हम सर नहीं चढ़ रही है अभी। फिल्म जो है कैंस फिल्म फेस्टिवल में, हम जानना चाहेंगे कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के भी अवार्ड मिले, हमने सुना है कि दूसरा अवार्ड। 2 अवार्ड जीते हैं।
हाँ, पहले अवार्ड के बाद जो दूसरा अवार्ड होता है हमने सुना है कि वो फिल्म को 26 साल बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं, ये देखिए हम लोग कैन फिल्म में जीते हैं 26 साल बाद, करेक्ट, और पहली फिल्म है जिसको 2 अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड। और पहली हिंदी फिल्म में जिसे अवार्ड मिला है, तो ये 3 हमें मिली हैं। और इसका मैं बहुत गर्व फील करता हूँ, बहुत कुछ भारत के लिए, ना कि सिर्फ अपने आपके लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी फिल्म के लिए, लेकिन ये भारत के लिए गौरव की चीज़ है। जी बिल्कुल। अवार्ड का अगर आप नाम बताना चाहें कि कौन कौन से नाम? देखिए 2 अवार्ड है। सबसे पहला अवार्ड है फिप्रेस की प्राइस, जिसमें क्या होता है कि दुनिया भर के समीक्षक होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग हर सेक्शन से एक फिल्म लेते हैं। तो जिस सेक्शन में हम थे, अनसर्टेन रिगार्ड, उसमें कुछ 25 फिल्में थी, उसमें से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसे चूज़ किया। जी। उसी तरह प्रॉमिसिंग फ्यूचर का अवार्ड मेन जूरी ने हमें दिया कि बेस्ट डेब्यूटेंट जैसा ही मान लें आप, वैसा ही अवार्ड मिला। जिस तरह से फिल्म को अवार्ड मिल रहे हैं, फिल्म को एप्रिसिएशन मिल रहा है, हम ऐसा माने कि जो फिल्म की जो सक्सेस पार्टी होती है, फिल्म की सक्सेस की खुशबू कहीं ना कहीं आ रही है, या आप फील कर रहे हैं? मैं नहीं फील कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये सब जो तालियां हो रही हैं, ये सब जो हो रहा है, वो मैं फिल्म के लिए लेकर खुश हो रहा हूँ, फिल्म के लिए बहुत काम आएंगी। अपने आप के लिए मैं ये सर नहीं चढ़ाना चाहता हूँ, मैं दूसरी कहानी पे मूव ऑन करना चाहूँगा, और इस फिल्म का सफ़र यहीं तक। जी बिल्कुल, इस फिल्म का सफर जैसा कि यहीं तक है, इसके बाद अभी कुछ सोचा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नीरज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाएगी, और लोगों का फोकस होगा कि अब नेक्स्ट क्या होगी उनकी जो। नहीं देखिए, नेक्स्ट के लिए ऐसा है ना कि नेक्स्ट के लिए कैसा है कि देखिए 5 साल का सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने, हाँ, यहाँ तक पहुँचने में 5 और साल का। सिर्फ 5 साल में यहाँ तक पहुँचना मतलब बहुत कुछ मेहनत रही है, लेकिन और अब बहुत यहाँ कुछ के स्टैंडर्ड को बनाए रखना और धीरे धीरे हाँ, ऊंचाइयों लेकिन पर जाना अब मुश्किल वो होगा। मेहनत, और क्या है कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी हुए हैं कि आपके पास इतना कभी टाइम ही नहीं रहा कि आप अपनी निजी जीवन में भी कुछ करें। जब इतना टाइम है तो नहीं है, तो फिर आप एक और स्क्रिप्ट कैसे परस्यू कर पाते हैं? तो अभी मैं ये फिल्म ख़त्म करूँगा, फिर दूसरी फिल्म की ओर रुझान करूँगा। कुछ दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ अभी तो आइडिया कुछ है नहीं, आइडिया लेवल पे भी नहीं है कुछ। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।